अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोग इसकी 6 एपिसोड्स देख चुके हैं। और जो पिछली एपिसोड थी, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग अभी जाएं और उसको देख कर वापस आएँ, क्योंकि वो जो सस्पेंस की एक बात होती है ना, वो वहाँ से स्टार्ट हो चुका हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं कि मलिहा और वुस्तान आपस में क्या बात कर रहे थे और किस तरह से उनकी कहानी का स्टार्ट होता है। तो चलें आइए हम लोग देखते हैं एपिसोड नंबर 7 में क्या होने जा रहा है। जब वो जान गई थी कि उसके लहजे में तस्खीर करने की ताकत है, तो ये क्यों ना मानी कि वो तस्खीर करने आया था। वो लाउंज में आई और बिना किसी तरफ देखे सीधे अपने कमरे में जाने के लिए दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मलिहा, अपना नाम सुनकर वो पलटी। लाउंज के सोफों पर बाबा जान और मलिक नासर आमने सामने बैठे थे और टेबल पर शतरंज की बिसात बिछी थी। बेटी, जरा हमारे पास तो आओ। उसे आवाज़ देने वाले मलिक नासिर उसे बुला रहे थे। पास जाकर उसने सलाम किया, जिसका जवाब देकर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जीती रहो, इधर बैठो मेरे पास। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लिया। कहाँ से आ रही हो? लाइब्रेरी से। पर इतने गुमसुम क्यों हो? नहीं अंकल, आपको यूं ही लग रहा है। उसने तरदीद करना चाहिए। यूं ही तो नहीं, कुछ उलझी हुई तो हो। बेटी, हमने तो सोचा था कि नूरुल हुदा आ जाएगा तो हमारी गुड़िया भी हंसना बोलना सीख जाएगी, पर लगता है अभी तक भाई से दोस्ती नहीं हुई। अभी नूरुल हुदा को आए बस 2 दिन हुए हैं। इतनी जल्दी क्या दोस्ती होगी? उसकी तरफ से बाबा जान बोले। ये बात भी सही है। वो हंसे। मलिक अंकल, मैं जाऊं? मौका देखते ही उसने पूछा। उन्होंने फौरन इजाज़त दे दी। हाँ बेटी, जाओ। वो उठने लगी तो अजहर फारूकी ने उससे कहा, मलिहा, चाय भिजवा देना और ज़रा जल्दी। जी बाबा जान। वहाँ से उठकर किचन की तरफ से गुजरते हुए उसने बहादुर को चाय का कहा और अपने कमरे की तरफ आ गई। वो नीचे से ही देख चुकी थी कि उसके कमरे के दरवाजे के दोनों पट पूरे खुले हुए थे। वो हैरान होती कमरे में आई तो उसने नूरुल हुदा को अपने स्टूडियो में देखा। वो उसी तरफ चल पड़ी। नूरुल हुदा एक पेंटिंग देख रहे थे। आहट पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। मलिहा को बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आ जाएंगे, मगर उन्हें जैसे परवाह ही नहीं थी। कहने लगे, तुमने बताया नहीं तुम पेंटिंग करती हो, और ना कभी बाबा जान ने जिक्र किया। ये बात बराए बात थी। वो बिला जवाब में क्या कहती। वो भी जवाब के लिए नहीं रुके। वैसे तुम्हें पेंटर बनाने में मेरा बड़ा हाथ है। वो कैसे? यूं ही उसने पूछा। वो कैनवस रख कर उसकी तरफ मुड़े। वो ऐसे कि मेरी स्कूल की कापियों किताबों पर तुमने जी भर कर प्रैक्टिस की है। पता है, तुम 2.5-3 साल की थी जब मेरे बैग से किताबें निकाल कर तुमने कलर पेंसिल से उन पर आरी टेढ़ी लकीरें खींचना शुरू की थी। और एक बार तो तुमने मेरे पूरे जर्नल पर मार्कर से निशान बना दिए थे। टीचर से डांट तो पड़ी, साथ में सजा भी मिली थी। और पूरा जर्नल जो दोबारा बनाना पड़ा था वो अलग। इतने सालों बाद बचपन की एक हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई। हाँ, मुझे याद है। अम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा था, मगर गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। मैं आपके सामने बैठकर ही आपकी किताबें खराब किया करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं टोका। वो बोली। टोकता भी कैसे? एक बार कहीं मना किया था तो तुम रोना शुरू हो गई। मैं टीचर की डांट तो सुन सकता था, मगर तुम्हारे आंसू कैसे बर्दाश्त करता? सच कहूँ, जब कभी तुम रोती थी तो मेरा दिल चाहता था मैं भी ज़ोर ज़ोर से रोऊं। वो हंसते हुए मज़े से बोले और उनके अंदाज पर मलिहा को भी हंसी आई। लेकिन तुम्हारे शौक भी अजीब हुआ करते थे। गर्मियों की दोपहर को जिद कर दी कि मैं तुम्हें साइकिल पर बिठाकर लंबी सैर करवाऊं। आइसक्रीम की फरमाइश सर्दियों के लिए मखसूस थी। मुझे तो तुम्हारे दांतों को सही सलामत देखकर हैरत हो रही है। बचपन में जिस रफ्तार से तुम कैंडीज और चॉकलेट्स खाती थी, मुझे यकीन था बड़े होने तक तुम्हारे मुंह में एक दांत भी नहीं बचेगा। और याद है किस तरह तुम मेरे कंधों पर चढ़कर कहानी सुनती है कि रट लगाती रहती थी। बच्चे रात को सोने से पहले कहानी सुनने की फरमाइश करते हैं, लेकिन तुम्हें सुबह जागने के बाद कहानी सुनने में मज़ा आता था। हाँ, याद है। उनकी बातों पर बेतहाशा हंसते मलीहा बोली। और ये भी याद है कि मुझे कहानी सुनाते सुनाते आप सो जाते थे और फिर देर से स्कूल जाने पर टीचर से डांट भी पड़ती थी। और पता है, मैं ये सब जानबूझकर किया करती थी। मलीहा ने एक पुराने राज से पर्दा उठाया। नूरुल हुदा ने आंखें सुकेर कर उसे घूरा। तुम जानबूझकर मुझे डांट पड़वाती थी? हाँ।
वो उनके घूरने से बिल्कुल मुतासिर ना हुई। जब मुझे अम्मी डांटती और आप फ़ौरन मुझे सपोर्ट करते, मेरी साइड लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शुरू-शुरू में मैं डर भी जाती कि अब आप मुझे डाँटेंगे या कम से कम दोबारा कहानी नहीं सुनाएँगे। मगर आप मुझे डाँटे बगैर ही रोज़ कहानी सुना देते। तुम्हें कोई कुछ ना कहे इसलिए मैं सब कुछ खुद पर ले लेता और तुम इस बात का मज़ा लेती थी। उन्हें जैसे वाक़ई सदमा हुआ था। हाँ, मगर मैं फिर यही कहूँगी कि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। आपने ही मुझे सर चढ़ा रखा था। मैं आपकी शय पर ही शरारतें किया करती थी, वो भी सिर्फ आपके साथ। फिर आपके जाने के बाद मैंने सभी शरारतें छोड़ दी और अम्मी भी तो कहा करती थी, नूरुल हुदा ने ही मलीहा को बिगाड़ रखा है। और मैं सचमुच ही बिगड़ जाती अगर आप लंदन ना चले गए होते। हाँ हाँ, सारी बुराई मेरे सर डाल दो। मेरे जाने से तुम्हारी जान छूट गई थी। मैं वहाँ कितने दिन तुम्हें याद करके उदास रहा था, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? बार बार फ़ोन करता कि तुम्हारी आवाज़ ही सुन लूँ, मगर हर बार जवाब मिलता मलीहा बात नहीं करना चाहती। वो तो मैं आपसे नाराज़ थी, उसने आहिस्ता से कहा। वो क्यों भला? नूरुल हुदा हैरान हुए। कितने आराम से मुझे छोड़कर चले गए थे, ये भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा। अम्मी तो हमेशा बीमार ही रहती और बाबा जान कभी भी बहुत दिनों के लिए घर नहीं रहे। मेरा सारा वक्त बस आपके साथ ही तो गुजरता था। मुझे आपके चले जाने पर बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए जब आपका फ़ोन आता तो मैं छुप जाती थी। अम्मी नाराज़गी के फिर सालों तक बात ही नहीं की, वो शिकवा कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि कभी बात ही नहीं की, फ़ोन तो मैं भी किया करती थी, हाँ, साल में एक बार। ऐसी भी क्या नाराज़गी? नाराज़गी तो बस शुरू के कुछ महीनों तक ही थी, मगर फिर बहलने के साथ साथ मैं आपको भूल भी गई थी। भला तब मेरी उम्र ही क्या थी, 6 या शायद 7 साल। बहुत जल्द ही अजनबी हो गए थे आप, इसीलिए आपसे फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी। जानता था तुम मुझे भूल चुकी हो। वो अचानक ही संजीदा हो गए थे। मलीहा को अचानक ही एहसास हुआ कि वो जानबूझकर उसके बचपन के हवाले से बात कर रहे थे और उसे पता भी नहीं चला कि किस तरह बातों बातों में वो उनसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी। फ्रेंड्स, उन्होंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो मलीहा ने बिला तहम्मुल उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ऑलवेज एंड फॉर एवर। उन्होंने पल भर को उसका हाथ थाम कर छोड़ते हुए एक पैकेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये वही पैकेट था जो मलीहा उस दिन उनके सामान में देख चुकी थी, पुरानी दोस्ती की नई शुरुआत के लिए। उन्होंने मुस्कुरा कर उसे देखते हुए कहा तो उसने भी एक मुस्कुराहट के साथ पैकेट उनके हाथ से ले लिया। थैंक यू हादी भाई। ओह गॉड! वो अपने वो बेपनाह खुशी का इज़हार करते हुए बोले। कान तरस गए थे इस तर्ज़ तख़ातुब को सुनने के लिए, वो बुख़ल सी हो गई। खुले दरवाज़े पर बहादुर की दस्तक पर दोनों ही उधर मतवज्जा हुए थे। कहिए बहादुर साहब, आपको क्या कहना है? नूरुल हुदा के इस तरह बोलने पर वो कुछ शर्मा सा गया और कहा, बीबी साहब के लिए सुमैरा बीबी का फ़ोन आया है। वो फ़ौरन ही खड़ी हो गई। सुमैरा तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ, उसने कहा, फिर ख़्याल आने पर बताया, लेकिन मेरी कज़न भी है, इफ्तिख़ार मामू की बेटी। अच्छा, उन्होंने कहा और वो झटपट फ़ोन सुनने के लिए कमरे से निकल गई। रात इशा की नमाज़ पढ़कर मलीहा अपनी डायरी के लिए बालकनी में आ गई। जिनकी निगाह जिस्म के पार जा सकती हो, वो भी दिल से आगे एहसास तक पहुँच कर रुक जाते हैं। मगर वुजदान मुस्तफ़ा अजीब शख्स है। रूह की बातें करता है और बातें भी ऐसी कि सुनो तो दिल चाहे सुनते ही जाओ। पर मेरी दुआ है कि मैं वुजदान मुस्तफ़ा से दोबारा कभी ना मिलूँ। मुझे डर है कि ये मुझसे वो सब करवा लेगा जो मैं कभी नहीं करना चाहती, जिसे करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। हम अपने दिल को थपकते हैं और सोचते हैं कि तितलियों के परों पर कहानियाँ लिखकर बचाएं कैसे उन्हें धूप की तमाज़त से। मुश्तान के साथ हुई उस दूसरी मुलाकात को 2 महीने होने वाले थे, मगर मलीहा ने इस दौरान एक बार भी लाइब्रेरी का रुख नहीं किया था। उसे यकीन था कि वो अभी भी उसी दरख्त के नीचे खड़ा होगा जहाँ उस रोज़ वो उसे छोड़ आई थी। वो लाख इनकार करती मगर ये सच था कि वो उसे डिस्टर्ब कर गया था। उसके दिल के दरवाजे तो बंद ही रहे, मगर वही दिल में इस अदा से आया जैसे सूरज की रोशनी बंद दरवाजे की झुर्रियों से गुजर कर अंदर के मंजर को रोशन करके अपने होने का ऐलान कर दे। मलीहा की हालत इस नादान जैसी थी जो अनआयान होते मंजर से सिर्फ नज़र करने को हथेलियां आंख पर रख ले, पर जब उजाले ने बंद पलकों में भी रास्ता बना लिया तो तड़प कर वही हथेलियां आसमान की तरफ उठाती कि सूरज को ही ढांप ले। मुस्तान के वजूद से भूरती रोशनी ने जब पहले पहल मलीहा की आंखों को छुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बेखबरी में उसके आसपास कितना उजाला बिखर गया था। और जब मालूम हुआ तो वो अंदेशा मोहब्बत से घबरा उठी। अजीब सी हालत हो गई थी उसकी, बैठे बैठे चौंक जाती,
बोलते बोलते एकदम ही चुप हो जाती और जब कुछ समझ नहीं आता तो नूरुल हुदा के पास पहुंच जाती। अजहर फारूकी ने मलिहा में आई इन तब्दीलियों को महसूस भी नहीं किया था, लेकिन नूरुल हुदा ने ना सिर्फ महसूस कर लिया था बल्कि वो ठटक भी गए थे। मलिहा का बेइख्तियार अपनी तरफ आना उन्हें चौंका गया था। उन्हें एसटीडी में बैठे काम करते हुए बहुत रात हो गई थी। उन्होंने वॉल क्लॉक को देखा जो 12 बजा रहा था। फिर बाकी काम कल निपटाने का सोचकर वो पेपर समेटने लगे। तभी मलिहा आ गई चाय के 2 कप ट्रे में लिए। उसने ट्रे टेबल पर रखी, खुद भी एक चेयर पर बैठ गई। तुम तो जल्दी सो जाती हो, आज अभी तक कैसे जाग रही हो? और चाय भी 2 कप बनाई है, क्या सारी कस्में आज ही तोड़ दोगी? नींद नहीं आ रही आदि भाई, उसने जैसे शिकायत की। मगर मुझे तो बहुत नींद आ रही है और मैं बस अभी सोने ही जा रहा था। वो उसे छेड़ने को बोले और वो चिढ़ भी गई। आप कोई सोने नहीं जा रहे, बल्कि मेरे साथ चाय पियेंगे और बातें करेंगे। वो उसे देख कर बोले, जबरदस्ती है? हाँ है तो, उसने साफ गोई से कहा, मगर सिर्फ आपके साथ। जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने कप उठा लिया और घूंट भर कर बोले, इफ्तिखार मामू आए थे। हाँ, उसने कहा, लेकिन आप तो उस वक्त घर पर नहीं थे। सड़क से अंदर आते हुए मैंने उनकी गाड़ी गेट से निकलते देखी थी। उन्होंने कहा तो मलिया सर हिलाते हुए बताने लगी, उनके साथ मुनैर मामू भी आए थे। वो दोनों मुझे लेने आए थे। क्यों? उन्होंने यूं ही पूछ लिया। मैंने बताया था ना, 25 नवंबर को सुमेरा और आफाक भाई की शादी है। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं। कल लाहौर से खाला भी आ जाएंगी, तो मामू ने सोचा मुझे भी आकर ले जाएं। फिर तुम गई नहीं? बाबा जान ने मना कर दिया कि जाकर रहने की क्या ज़रूरत है, शादी में भिजवा देंगे। उसने भला ज़रूरत का क्या चक्कर है? तुम्हारे सब कज़न्स आए हुए हैं, उनके साथ एंजॉय कर लेती। और यह आफाक भी तुम्हारा कज़न है ना? मुनीर मामू के बड़े बेटे हैं और उस दिन कार्ड देने भी तो आए थे। फिर तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तुम्हारे दो दो कज़न्स की शादी है, मगर बाबा जान ने मना किया है। उसने सर चटक कर हल्के से कहा, तुम जाना चाहती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर उसकी झुकी पलकों को देखकर उन्होंने उस पर से निगाह हटा ली। अब वो दराज में रोल किए हुए चार्ट्स निकाल रहे थे। फिर एक चार्ट खोलकर उन्होंने मलिहा के आगे रखा। ये देखो, ये गारमेंट्स फैक्ट्री का नक्शा है। इधर प्रोडक्शन है, ये सुपरवाइज़र का ऑफिस है और उस तरफ आगे जाकर वर्कर्स के क्वार्टर्स हैं। कैसा लगा? अच्छा है, वो बोली। नूरुल हुदा ने बाकी के 2 चार्ट्स भी खोलकर पहले से खुले चार्ट पर बराबर बराबर रख दिए। ये दोनों ऑफिस के बिल्डिंग के नक्शे हैं। 2 ऑफिस बनवाएंगे? नहीं, ऑफिस तो एक ही होगा, ये नक्शा तो अलग इंजीनियर्स ने बनाया है। और ये दोनों ही इतने अच्छे हैं कि मैं किसी एक का इंतखाब करते हुए कंफ्यूज हो रहा हूँ। ज़रा तुम बताओ इनमें से कौन सा नक्शा ज़्यादा बेहतर है? मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम पेंटर हो और मुझसे बेहतर इन नक्शों को समझ सकती हो। मगर पेंटर और आर्किटेक्चर में फ़र्क होता है, हादी भाई। नूरुल हुदा चिढ़ गए। एक ज़रा सी राय ही तो देनी है मलिहा, और तुम इस कदर हिचकिचा रही हो। और उसने भी तो कहा था, आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल ही लगता होगा। अचानक वजदान का जुमला कानों में बाज गश्त करने लगा। मलिहा ने धीरे से इकरार कर लिया, हाँ, क्योंकि कभी किसी ने मेरी राय पूछी ही नहीं। नूरुल हुदा ने पल भर को उसे देखा, फिर उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ। मलिहा ने एक नक्शा उनकी तरफ किया। नूरुल हुदा ने नक्शा देखा और बोले, और तुम कहती हो तुम्हें सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों की समझ नहीं? वो उनकी बात को अनसुना करते हुए पूछने लगी, आपने ये नक्शा अभी अप्रूव नहीं करवाए? तुमसे अप्रूव करवाए बगैर मैं इन्हें अप्रूवल के लिए कैसे भेज सकता था? मलिहा ने उनकी तरफ देखा और बस देख कर रह गई। अगली दोपहर खाना खाते हुए नूरुल हुदा बाबा जान से कहने लगे, मैं सोच रहा था आज शाम को मुनीर मामू की तरफ चला जाऊं। खैरियत? उन्होंने पूछा। कुछ लीगल मामलात पर मशवरों की ज़रूरत आन पड़ी है। फिर कंपनी की रजिस्ट्रेशन के पेपर्स भी बनवाने हैं। मुनीर मामू वकील हैं, सोचा उनसे ही बात कर लूं। उनसे ज़्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता है? ठीक कह रहे हो, बाबा जान ने कहा। नूरुल हुदा मजीद बोले, आजकल उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे, घर पर ही बात हो सकेगी। और अरे मलिहा, तुम भी साथ चलो ना। वो ऐसे बोले जैसे बोलते हुए अचानक याद आया हो। मलिहा नवाला चबाना भूल कर उन्हें देखने लगी, जो खुद भी नवाला मुंह में रख कर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोल रहे थे। बल्कि एक काम करो, साथ में बैग की भी तैयारी कर लो। शादी में 2-4 दिन ही रह गए हैं, सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे। तुम भी कुछ दिन के लिए रह आओ। मलिहा के हलक से नवाला अटक गया। उसने फौरन पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नूरुल हुदा अनजान बने अपने ही कहे जा रहे थे, आज मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा और वलीमे के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है?
मलिहा ने अब बाबा जान की तरफ देखा जो सारी बातचीत से लाताल्लुक नजर आ रहे थे। नूरुल हुदा खाना खा चुके थे। हाथ साफ करके उठते हुए फिर बोले, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि याद दहानी उसे नहीं बाबा जान को करवाई जा रही थी, मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात ही नहीं की तो वो इत्मीनान से टेबल से उठ गए। अब मलिहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे ही बाबा जान खाना खत्म करके उठे वो नूरुल हुदा के कमरे की तरफ भागी। नूरुल हुदा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलिहा आंधी तूफान की तरह कमरे में आई और लाइट्स ऑन करके उनके बेड पर चढ़ गई बैठ गई। नूरुल हुदा उठ कर बैठते हुए बोले, क्या बात है, अभी आप नीचे क्या कह रहे थे? गो कि वो उसकी बात का मतलब समझ गए थे, फिर भी मासूम बनकर बोले, शाम 5 बजे तक तैयार रहना। उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए। मगर बाबा जान ने मना किया था। कब? वो अब भी बन रहे थे। वो तो कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से खाना खाते रहे। ओफो, मैं अभी की बात नहीं कर रही। कल बाबा जान ने मामू को मना किया था। रात को बताया तो था। उसे उलझा देख कर वो संजीदा हो गए। कल मना किया था, आज तो नहीं। तुम बस जाने की तैयारी करो। मगर बाबा जान को कितना बुरा लगेगा। उनके मना करने के बाद आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा भाई? वो हैरत से बोले। कल जब मामू तुम्हें लेने आए तो क्या मैं घर पर था? नहीं। क्या बाबा जान को पता है कि तुमने मुझे उनके आने के बारे में बताया था? नहीं। तो फिर उन्हें बुरा क्यों लगेगा, जबकि वो जानती हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो यूं ही बातों बातों में एक बात कही थी। उन्हें अगर मना करना होता तो मना कर देते, सिंपल। तो आपने धांधली की है। उनकी चालाकी समझकर वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोले, मुझे नहीं पता था कि लंदन वाले इतने बेईमान होते हैं। मगर ये भी तो देखो कि लंदन वाले बेईमानी भी किस कदर ईमानदारी से करते हैं। वो ठठाई से बोलकर हंसे। क्या खाक ईमानदारी है, शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए। सीधे दोजख में जाएंगे। उसकी मलामत का नूरुल हुदा पर कोई असर ही नहीं हुआ। बोले, ठीक है चला जाऊंगा, मगर अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। रात भी तुमने मेरी नींद बर्बाद की थी। उसे जाने का कहकर वो आराम से लेट गए, मगर मलिहा हिली भी नहीं। उसे अब एक नई परेशानी शुरू हो गई थी। मगर हादी भाई, अगर मैं चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा? और आप दोनों कैसे रहेंगे? नूरुल हुदा ने सर पर से चादर हटाकर उसे देखा, फिर कोहनी के बल उठते हुए कहा, घर का ख्याल रखने के लिए मुलाजिम हैं, और मैं और बाबा जान बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकें। लेकिन खाना पकाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बाबा जान को नमक मिर्च अपनी पसंद की खानी होती है, और आप भी रात को देर से घर आते हैं। तुम्हारा असिस्टेंट बहादुर है ना? भला वो किस मर्ज की दवा है? मलिहा तब कर बोली, वो किसी मर्ज की दवा नहीं है, बल्कि खुद लाइलाज मर्ज है। तीनों टाइम मुझे उसके सामने खाना रख कर कहना पड़ता है कि बहादुर साहब खाना खा लीजिए वरना फोत हो जाएंगे। उसने इस तरह से कहा कि नूरुल हुदा हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, गुलबानो भी तो है, वो सब संभाल लेगी। और फिर एक हफ्ते की तो बात है, फिर एकदम रौब से बोले, अब उठो, यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया, मगर वो घूम कर वापस बैठने। हादी भाई, ऐसा करते हैं, आज जाने के बजाय 2 दिन बाद मेहंदी के दिन रहने चली जाऊंगी। फिर वलीमे में तो आप आएंगे ही, तो आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। उसे अब तक जोर दौर में उलझे देखकर वो गहरा सांस भरते उठ बैठे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और पापा जान तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे? आखिर एक ना एक दिन तुम शादी करके भी तो चली जाओगी। एक पल वो उनकी बात पर शर्माई, फिर ठीठ बनकर बोली, मेरी शादी हो गई तो आपको कौन सा कवारे बैठे रहेंगे? देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। बहुत बोलने लगी हो, मगर मजीद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, मुझे सोना है। लेकिन हादी भाई, वो फिर से कुछ कहने लगी तो नूरुल हुदा चादर फेंक कर बिस्तर से उठे और उसे बालों से पकड़ कर बाहर की तरफ ले जाते बोले, तुम्हारे जितने भी लेकिन विकिन हैं, अगर मगर हैं, उनका जवाब मैं शाम में दूंगा। और अगर तुमने 5 बजे से पहले मेरे कमरे में कदम भी रखा तो तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा कि कभी चाह कर भी वापस ना आ सकोगी। उसे कमरे से बाहर छोड़कर वह वापस अंदर मुड़े तो मलिहा भी, हादी भाई बात सुनिए, कहती उनके पीछे आई, मगर दरवाज़ा धार करते उसके मुंह पर बंद किया। मलिहा ने मुक्का बनाकर मारने के लिए उठाया, मगर खुद ही हाथ गिरा कर मुंह बनाती कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने अपना बैग तैयार किया, फिर शाम के लिए कपड़े निकाल कर प्रेस किए। ठीक 5 बजे वो तैयार होकर नूर हुदा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उनकी आवाज़ पर वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। नूर हुदा ब्लैक ड्रेस पहन पर ब्लैक ही शर्ट पहने, गले में एक मैरून और दूसरी ब्राउन डॉट्स वाली टाई लटकाए ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। उसे देखकर बोले, मलिहा ज़रा बताना तो दोनों में से कौन सी टाई ज़्यादा सूट करेगी?
بیگ وہیں سائڈ میں رکھے ہوئے اور وہ ان کی طرف دیکھ کر بولے، آپ ہر بات میں میری رائے لینا ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دو بدو جواب دیا، اور تم ہر بات میں بحث کرنا کیوں ضروری سمجھتی ہو؟ اس نے سر جھٹکا، پھر دو قدم آگے آ کر ایک نگاہ ان کے سینے پر ڈالی اور جا کر الماری میں سے کچھ ڈھونڈنے کے بعد ان کی طرف آ گئی۔ پھر ان کے گلے سے دونوں ٹائیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑی ایش گرے کلر کی ٹائی ان کے گلے میں باندھنے لگی۔ غیر ارادی طور پر ہی نور الہدیٰ کی نگاہ اس پر ٹک گئی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، سفید ہی دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے کھڑی تھی۔ کانوں میں سفید موتیے کے آویزے تھے، آنکھوں میں کاجل کی سی پتلی لکیر اور ہونٹوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگا کر بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نور الہدیٰ اسے دیکھتے دیکھتے ایک پل کو سب کچھ فراموش کر بیٹھتے، جیسے ابھی انہیں کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ ٹائی کی ناٹ لگا کر کالر صحیح کرتے ہوئے ملیحہ کی ان کی طرف دیکھ کر یوں ہی مسکرائی تو نور الہدیٰ فوراً سنبھلے اور مڑ کر آئینے میں ٹائی ٹھیک کرنے لگے، مگر آئینے میں بھی ان کی نگاہ ملیحہ کے عکس پر تھی۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو۔ ان کی آواز پر ملیحہ حیرت سے مڑ کر بولی، کیوں؟ اس رنگ میں تم بہت پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ ہادی بھائی، وہ ایسے بولی جیسے کہہ رہی ہو کیا بیکار بات کر رہے ہیں۔ ایک منٹ، اسے رکنے کا کہہ کر نور الہدیٰ نے دراز سے کیمرہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نور الہدیٰ نے کیمرہ نیچے کرتے ہوئے کہا، تصویر کھینچ رہا ہوں، مگر مفت میں نہیں کھینچوں گا، بدلے میں ایک مسکراہٹ ملنی چاہیے۔ اور ملیحہ فوراً ہی مسکرا اٹھی، اس کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ پھر بابا جان کے کمرے کی طرف آ گئے۔ وہ دروازے کی طرف ہی متوجہ تھی۔ نور الہدیٰ سے ایک قدم پیچھے اندر آتی ملیحہ نے انہیں دروازے کی طرف دیکھتے پایا تو گھبرا کر نور الہدیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ نور الہدیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور ہلکے جھٹکے سے اپنے قریب لے لیا، اتنا کہ اس کا شانہ نور الہدیٰ کے بازو کو چھونے لگا تھا۔ یہ ساری کارروائی بڑے ہی غیر محسوس انداز میں ہوئی تھی، پھر بھی بابا جان کی نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ بیٹی اور بھتیجے کے اس اتحاد کو دیکھ کر ایک انوکھا خیال اچانک ہی ان کے ذہن میں آیا تھا۔ نور الہدیٰ ملیحہ کو ساتھ لیے ان سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر بولے، ہم دونوں بس جا ہی رہے تھے، آپ کو اللہ حافظ کہنے آئے تھے۔ وہ ابھی تک اسی خیال کے زیر اثر تھے، زیر لب مسکرا دیے۔ نور الہدیٰ ان کی مسکراہٹ کا مطلب تو نہ سمجھے، پر اسے ہی غنیمت خیال کرتے ہوئے بولے، اللہ حافظ کہہ کر پلٹ گئے۔ ملیحہ نے بھی چھٹ سے اللہ حافظ بابا جان کہا اور ان کے ساتھ ہو لی۔ نور الہدیٰ کو دھیان بھی نہیں رہا کہ کمرے سے نکلتے وقت بھی ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا اور بابا جان نے باہم تھامے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خیال کو فیصلے میں بدل دیا تھا۔ تو گائز، آج کے لیے ہم لوگ اس ویڈیو کو یہاں ہی رہنے دیتے ہیں، اور اگلے پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور جلدی سے جلدی اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے جیسے اور بھی ناول ریڈرز اس کو دیکھنے کے لیے آئیں اور اس ناول کو آ کے پڑھیں میرے ساتھ۔ اللہ حافظ۔